हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि हर एक क्वेश्चंस में आपको एक नया कंसेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। हर एक क्वेश्चंस आपको यहाँ से आप एक दो कंसेप्ट सीख कर ही जाइएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि कुछ आप नॉलेज को गेन कर सके। इससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें आपको कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स के 11th के आपके जितने भी चैप्टर्स हैं जैसे आपके यूनिट एंड डायमेंशन, जैसे आपके हो गए काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशंस और भी जितने चैप्टर्स हैं उन सभी के थर्मोडायनामिक्स, इवन ऑसिलेशन एंड वेव, इन सभी चैप्टर्स के हमने क्वेश्चंस को करवाया है। और साथ ही साथ आपके 12th के चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गए, मैग्नेटिज्म हो गए, आपके और भी चैप्टर्स हैं, उन सभी चैप्टर्स को हमने करवाया है जो कि आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपको हर एक क्वेश्चंस जितने भी कंसेप्ट आपको करवाए जा रहे हैं किसी भी चैप्टर्स के, वो सभी चैप्टर्स के वो कंसेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन्हीं को आपको ध्यान में रखकर यहाँ करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ अगर आप सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। आपको अगर क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो हमारे क्वेश्चंस को हम जो आंसर बताएंगे उसको सुनिए। अगर आपको पता है फिर भी हमारे आंसर्स को सुनिए। हो सकता है हम अगर आपसे ज़्यादा अच्छा आंसर देते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, या फिर आपका ज़्यादा अच्छा आंसर है तो आप उसे एक्सेप्ट करके अपने एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसफार्मर इज डिवाइस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो सोचिए ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो जो आपके ट्रांसफार्मर होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है कि यह एक क्या होता है, फिनोमेना होता है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ का ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द नेबरिंग सर्किट। यानी जो आपके नेबरिंग सर्किट है, जो आपके नेबरिंग सर्किट होते हैं उनके क्या होते हैं, फिनोमेना, उनके प्रोडक्शन का, जो आपके नेबरिंग सर्किट होते हैं उनके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। इसको थोड़ा हम क्या कहते हैं, आपको शॉर्ट में थोड़ा लिख देते हैं कि आप इसको लैंग्वेज अपने बना के लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, या फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। ये क्या होता है? फिनोमेना होता है, क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए ईएमएफ। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। यानी आपके बता दें कि नेबरिंग सर्किट जो आपके होंगे, नेबरिंग सर्किट आपको दो टाइप्स के इंडक्शन पढ़ेंगे, एक होते हैं सेल्फ इंडक्शन, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें कि नेबरिंग सर्किट के मैग्नेटिक फ्लक्स को नेबरिंग सर्किट के आपके मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होते हैं तो वहाँ से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकलता है, वहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें एक ईएमएफ मिलता है। और इस पूरे फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो पता चल गया आपको ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल बेस्ड होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये आपको अभी हम बता दिए, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, खुद के आपस में, यानी अपने जो आपके अपने सर्किट से जो कह सकते हैं आप अपने ओन करंट, खुद के करंट फ्लो होने से, यानी खुद के आपके फ्लक्स जनरेट होने से जो आपके ईएमएफ इंड्यूस होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। लेकिन आपका म्यूचुअल इंडक्शन में दूसरे के फ्लक्स का चेंजिंग से जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, तो उस फेनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस, अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, तो आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे सरफेस के थ्रू वो क्या होंगे? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही, आप कहते हो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार इसको क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन में भी देखे गए हैं। आपको कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करके या फिर सेम टू सेम कंसेप्ट भी रख के इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देखा गया है। तो आपको बताना है कि जब मैग्नेटिक जो फील्ड होते हैं वो अगर पैरेलल हो जाए किसके, सरफेस के, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस देन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, यानी जो सरफेस होगा उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, वो क्या होगा। तो चलिए हम आपको बता दें, तो इसका आंसर तो सबसे पहले जीरो होगा, यानी जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे इसको समझते हैं। मान लेते हैं आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, और वो इक्वल होता है बी डॉट डी एस के, ठीक है, बी डॉट डी एस के, या फिर बी डॉट ए भी कर सकते हैं, बी डॉट ए भी कर सकते हैं। यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, क्या होता है, एरिया वेक्टर। ये जो आपका ए होता है एरिया वेक्टर, इसको हम बी डॉट ए भी बोल सकते हैं। और ये जो आपका एरिया वेक्टर ए होता है इसको हम क्या कहते हैं, बताइए, इसे हम कहते हैं एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस की क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है,
वो ये जो हमारा सरफेस है, मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर हमारे सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इसको ध्यान रखना है इस बात को। तो आपका जो फाई होता है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, बी डॉट ए होता है। क्या होता है, बी डॉट ए के बराबर। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस या फिर बी डॉट ए के बराबर, और इसे हम बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। ठीक है, बी ए कॉस थीटा भी कहते हैं। कॉस थीटा कैसे आता है, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं, तो सिमिलरली बी डॉट ए को बी ए कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया आपका, फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस और बी डॉट ए हो गया। तो ए आपका एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, पैरेलल है सरफेस के, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपका सरफेस के पैरेलल है। यानी एक आपको मार्कर चेंज करके दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यानी ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा सरफेस के पैरेलल, ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपको दिख रहा होगा जो बी और ए के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा। जो बी और ए के बीच जो एंगल थीटा होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। अगर आप इस कॉस थीटा के जगह पे बी ए कॉस 90 डिग्री अगर डालेंगे तो ये जो आपका हो जाएगा कॉस 90 जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल जीरो। यानी फाई जो हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाएगा आपका, सॉरी, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पैरेलल टू द सरफेस है उसके द्वारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। तो इस वजह से क्या करना है आपको बताना है सिंपली। बहुत सारे लोग इसका सिंपली जीरो ला के चल देते हैं, लेकिन क्या होता है, कहाँ से आता है आखिर ये, इसको हमने आपको बताया है। तो ध्यानपूर्वक इसको याद रखिए, इसको समझ लीजिए कैसे ये आता है। और आपको इस पॉइंट को समझ लिए तो आप कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से बना पाइएगा। हो सकता है आपको थीटा की जगह पे 90 ना देखे, थीटा इक्वल टू जीरो दे दे, 180 डिग्री दे, पाई बाई 3 दे दे, तो आप वहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर पाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिटरमाइन द चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी जो आपके चार्ज होते हैं जो सर्किट से फ्लो करते हैं वो क्या करते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस करते हैं वो हमें क्या बताते हैं। यानी व्हाट डिटरमाइन द चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट ड्यू टू इंड्यूस ईएमएफ, यानी चार्ज फ्लो होते हैं किसी भी सर्किट के द्वारा इंड्यूस ईएमएफ में क्या होते हैं। व्हाट डिटरमाइन द चार्ज दैट फ्लो थ्रू अ सर्किट, क्या हमें बताते हैं जो चार्ज सर्किट में फ्लो होते हैं किसी भी इंड्यूस ईएमएफ के कारण। यानी किसी भी इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो चार्ज सर्किट में फ्लो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर या बताते हैं द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स के चेंजिंग के बारे में बताते हैं, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स द इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं, या फिर द फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं। तो सोचिए ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्या क्वेश्चन है आपको समझना है फिर से, कि जो आपके इंड्यूस ईएमएफ होते हैं उसके द्वारा जो क्या होता है चार्ज फ्लो होता है वो हमें क्या बताता है। तो चलिए बताइए ये हमें क्या बताते हैं, सोचिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका, सिंपली आपको बता दें कि इसका आंसर होगा टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमें जो आपके चार्ज फ्लो होते हैं किसी में इंड्यूस ईएमएफ के कारण, ये हमें टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं। और अब आपको समझाएंगे कि कैसे टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं। आपको बता दें कि इंड्यूस ईएमएफ सबसे पहले क्या होता है, ई इक्वल टू होता है आपका चेंज इन, जो इंड्यूस ईएमएफ होते हैं वो इक्वल होते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करने का मतलब ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज होना। ठीक है, टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होना। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमें ईएमएफ के बारे में बताता है, चार्ज के बारे में नहीं बताता है। वो चार्ज हमें डी फाई बाई डी टी के बारे में नहीं बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में नहीं बताता है, वो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। लेकिन आपको यहाँ चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए ड्यू टू चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है। तो चार्ज के बारे में क्या बताएगा, तो देखिए आई इक्वल टू जानते हैं, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। जैसे आप जानते होंगे क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, तो आई को क्या करेंगे, क्यू बाई टी होता है। तो इसी तरह आप किसी भी इंस्टेंट पे लीजिएगा तो डी क्यू बाई डी टी हो जाता है। ठीक है, या फिर आप डिफ्रेंशिएट करके भी वहाँ से देख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आई इक्वल टू आपको पता है कि डी क्यू बाई डी टी होता है। ठीक है, आई इक्वल टू होता है, हमें क्या पता चलता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। और आपको बता दें जो आपके डी क्यू होते हैं और एक और चीज़ आपको बता दें कि आई इक्वल टू क्या होता है, एक सेकेंड दोस्तों, वी इक्वल टू क्या होता है, आई बाई आर होता है। वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू होता है आपका आई इंटू आर होता है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर होगा। ठीक है, तो इस आई के जगह पे हम यहाँ लिखेंगे वी बाई आर, और यही भी जो हमारा क्या है यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। यही भी हमारा क्या है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। समझ में आ रहा होगा। हम आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, और ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ से पता चलता है, और आई को हम डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, और आई की जगह पे हम वी बाई आर लिख सकते हैं, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है। तो वी की जगह पे हम क्या डालेंगे, डी फाई बाई डी टी, क्या डाल देंगे, डी फाई बाई डी टी डाल देंगे, और ये क्या हो जाएगा इंटू 1/r तो रहेगा ही, पहले से जो आर है वो तो रहेगा ही। तो ये क्या हो गया आपका डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया आपको बताइए, डी फाई बाई 2 टाइम्स ऑफ डी टी। तो डी टी से डी टी कट जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देख रहे होंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा डी क्यू इक्वल टू
d5/2, क्या हो जाएगा d5/2, ठीक है। और ये dq क्या है, dq को और d5 को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, phi2 माइनस phi1 अपॉन आर, phi2 माइनस phi1 अपॉन आर लिख सकते हैं इसको हम। फाई को d5 यानी कहने का मतलब फाई में चेंजिंग, तो d5 को लिख सकते हैं phi2 माइनस phi1 बाई आर, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो आपके जो चेंज इन जो होते हैं, सॉरी आपको कह सकते हैं जो चार्ज जो होते हैं वो हमें किसके बारे में बताते हैं, वो हमें टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं। देखिए रेट क्या है, रेट कहने का मतलब होता है टाइम के साथ चेंजिंग होना, सिंपली टोटल चेंजिंग होना यानी सीधे phi2 माइनस phi1 होना। तो क्या है ऑप्शन हमारा 20 के रिगार्डिंग सही आंसर है। समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है इसको, क्या करना था इसमें। चलिए आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसे बताइएगा, लेकिन हमें नहीं लगता कोई इसमें प्रॉब्लम होगा आपको, हमने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सभी को पता होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन सा फिनोमेना है, इसमें से लेंज लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडे लॉ, बायोट-सेवर्ट लॉ, कौन से ऐसे हैं जो लॉ हैं जो आपके चेंज इन या फिर कहें आपके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। बताइए कौन से फिनोमेना है। चलिए हम इसको बताते हैं आपको। लेंज लॉ होते हैं वो हमें क्या होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे इसका रीजन सिंपली लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ के समझ सकते हैं। हम ऐसे आपको यहाँ से पढ़ के पूरा अच्छे से समझाते हैं कि क्या रीजन होता है एक्चुअल में। इसके रीजन आपको याद रहे तब भी ठीक है, नहीं याद रहे तब भी ठीक है, लेकिन आपको ये याद रहना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लेंज लॉ पे बेस्ड होते हैं। देखिए हम आपको रीजन बताते हैं यहाँ से पढ़ के कि लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लेंज लॉ स्टेट्स दैट, लेंज लॉ हमें बताता है कि द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस, यानी जो इंड्यूस करंट होते हैं, ये जो करंट इंड्यूस होते हैं वो हमेशा जो इंड्यूस करंट को डायरेक्शन जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, जो जिस कारण से वो करंट इंड्यूस हुआ है उसको क्या करते हैं, हमेशा अपोज करते हैं, क्या करते हैं, उसको हमेशा अपोज करते हैं। लेंज लॉ में यही बताता है कि जिस कारण से करंट इंड्यूस हुआ है, जिस कारण से करंट हमें प्रोड्यूस हुआ है, उसको क्या करना, उसके डायरेक्शन को या तो कहें कि उस इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को क्या कहते हैं, वो जस्ट बताते हैं कि जो हमारा जिस कारण से आपका करंट इंड्यूस हुआ है उसके जस्ट अपोजिट होंगे, क्या होंगे, उसके जस्ट अपोजिट होंगे। इसी पॉइंट को यहाँ लिखा हुआ है। The Lenz law states that the induced current always tends to oppose the cause of which produce it, यानी जिस कारण से वो प्रोड्यूस हुआ है उसको हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। नेक्स्ट क्या है लाइन हमारा, सो इन ऑर्डर टू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स, यानी हमें जो अपोजिंग फोर्स जो अपोज करता है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करने के लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। जो आपका इंड्यूस करंट होता है वो अपोज करता है किसको, प्रोड्यूस जिस कारण से वो आपका करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको, और उसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। और वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है वो क्या होता है, वो पीरियोडिक क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एक्स्ट्रा वर्क लीड्स टू द पीरियोडिक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो आपके एक्स्ट्रा एफर्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग लाते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग लाते हैं। हेंस मोर करंट इज इंड्यूस, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपका इंड्यूस होता है। और वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, वो क्या करते हैं, आपके ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, क्या करते हैं, यही जो एक्स्ट्रा एफर्ट है, एक्स्ट्रा वर्क जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, एक्स्ट्रा एफर्ट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो यही जो इसका कन्वर्जन जो होता है, ये जो कन्वर्जन होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। समझ गए आपको, सिंपली समझना है कि जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना देना पड़ रहा है मोशन को अपोज करने के लिए, और वो जो कन्वर्जन हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है, तो उस कन्वर्जन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक लाइन में इतना सारा पूरा आपको एक लाइन में समझ में आया होगा। क्या समझ में था आपको कि जो आपका एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है अपोज करने के लिए मोशन को, उनके मोशन को कह रहे हैं, या फिर जिस कारण से आपके करंट प्रोड्यूसर हैं उसको अपोज करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और उस एनर्जी जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। यानी आपको हम जितना एफर्ट दे रहे हैं वो एनर्जी और बाद का एनर्जी हमेशा सेम होगा। ठीक है, यही आपका क्या होता है एक्चुअल में रीजन होता है लॉ ऑफ लेंज लॉ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन कॉइल वेरीज विद टाइम। टाइम के साथ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, तो आपको बताना है किसी भी t/2 पे आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बताइए, d∅/dt होता है। ये सभी को पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅/dt होता है। और फाई का वैल्यू कितना दे रहा है, 3t² + 40 + 9 क्या होता है, 3t² + 40 + 9 आपको दे रहा है। इसको क्या करना है, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये कितना हो जाएगा, 3 × 2t + 4, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3 × 2 और टी के जगह कितना दे रहा है 2, यानी ई को आप निकालना है जब t = 2 रहेगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे फिर प्लस करेंगे, यानी 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, यानी 12 + 4 कितना होता है 16। यानी आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या होगा 16 वोल्ट होगा, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। समझ में आ गया आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। ये आपके कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको जितने कंसेप्ट सिखाएंगे, अगर आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा कि हाँ आखिर हमने यहाँ पे आपको कितना एक बढ़िया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सिखाया है।
चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपसे वीडियो को अच्छा लगा होगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।